गुड मॉर्निंग। आज हम नियोजन के चैप्टर की सेकंड पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि नियोजन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये हमने देखा। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे नियोजन का महत्व या आवश्यकता क्या है या उसके लाभ क्या होते हैं। वह तीनों चीज़ें एक ही मानी जाती हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि योजना बनाने से क्या हम कर सकते हैं या नियोजन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो योजना बनाना कहलाता है। ये योजना कहता है, योजना के बिना कोई भी कार्य केवल अटकलबाजी के समान ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नियोजन के बिना व्यवसाय अटकलबाजी के समान या निर्णय सारहीन रहता है। अर्थात हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमें आज के तकनीकी एवं औद्योगिक विकास की स्थिति को देखते हुए कार्य करना है तो हमें पूर्ण नियोजित प्रबंध करना होगा, क्योंकि अगर हम नियोजित प्रबंध नहीं करेंगे तो उसका नुकसान जो है किसी भी औद्योगिक इकाई को उठाना पड़ेगा। और सेम वे में अगर हम बात करें पर्सनल कार्यों की भी, अगर हम किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से करते हैं या योजना बना के करते हैं तो हमारे कार्य के गलत होने की या ख़राब होने की या असफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन जो है वो आवश्यक है, क्योंकि नियोजन के बिना अच्छा प्रबंध या कुशल प्रबंध नहीं किया जा सकता। कुशल नियोजन का जो प्रबंध है से जो जुड़ाव है वह बहुत दूरंदाज है। इसके अंतर्गत जब हम इनको संक्षेप में नियोजन की आवश्यकता या महत्व को देखेंगे तो हम कई भागों में इसको बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या। नियोजन करने के लिए सर्वप्रथम उद्देश्यों की व्याख्या करनी पड़ती है, निर्धारित जो हमने करने पड़ते हैं, और उनके अनुसार हम जो है अपने आगे की भावी योजना को बनाते हैं, क्योंकि उद्देश्य हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कब करना है। तो वो बात को स्पष्ट, अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो नियोजन जो है करने में भी उतनी ही स्पष्टता आएगी, उतना ही आसान कार्य होगा। दूसरी बात, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति सफल तरीके से हो और हम संस्था के प्रत्येक सदस्य को उसके कार्य के प्रति आगाह कर सकें, उसको कार्य के प्रति जवाबदेहिता से कर सकें। तो ये उद्देश्यों को नियोजन की प्रक्रिया के माध्यम से हम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। फिर आता है अनिश्चितता की कमी। क्योंकि नियोजन वातावरण का अध्ययन करता है, भावी घटनाओं जोखिमों का अध्ययन करता है, और उसके बाद हम कोई योजना बनाते हैं। वो जो सूचनाएं, वो जो अनुमान हैं, वह किसी न किसी तथ्य पर, आज के तथ्य पर आधारित होते हैं। तो उनके गलत होने की संभावना, हम ये नहीं कहते कि वो गलत नहीं होंगे, लेकिन उनके गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि भविष्य किसी को भी नहीं पता। लेकिन भविष्य का अनुमान या अटकल हम आज की परिस्थितियों, वातावरण के हिसाब से लगा सकते हैं। तो नियोजन, अगर हम प्रॉपर नियोजन करते हैं तो प्रभावशाली नियोजन जो है वो, अगर सूचनाएं हमारे पास नहीं होती हैं, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते हैं, तो उनको करना कठिन हो जाता है, उसको सफल तरीके से करना कठिन हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि नियोजन जो है वो वातावरण के अध्ययन करने में सहायक होता है, इसलिए इससे अनिश्चितताओं में कमी आती है। फिर आता है परिवर्तन की लिए तैयारी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति परिवर्तनों को रोक नहीं सकता है, ये सर्वमान्य तथ्य, क्योंकि वातावरण निरंतर बदलने वाला है, निरंतर परिवर्तनीय है, और इसमें हमें भविष्य में अगर कुछ करना है तो पूर्वानुमान, परिवर्तनों की जानकारी करनी ही पड़ती है। उसी के आधार पर उचित नीतियाँ, व्यूह रचनाएँ आदि तैयार की जाती हैं, जिससे कि हम परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार कर रहें। नियोजन परिवर्तनों का सामना करने में
की योग्यता में सुधार करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रबंधक होते हैं जो नियोजन करते हैं या नियोजन की बनाने की कोशिश करते हैं, योजना बनाने की कोशिश करते हैं, वे बहुत ही दक्ष व्यक्ति होते हैं और परिवर्तनों से अवगत होते हैं और परिवर्तनों का सही अंदाज़ा आकलन कर पाते हैं, उसके आधार पर ही आगे कार्य करते हैं। फिर आता है अवसरों का लाभ। परिवर्तनशील वातावरण में जोखिम बहुत अधिक होता है और प्रभावी नियोजन आपको अवसर ढूंढने में लाभदायक होता है। वो ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवसरों को तलाशें और जो है हम संस्था के लिए काम कर सकें। फिर संसाधनों का सदुपयोग। अगर हम प्रॉपर नियोजन से कार्य करते हैं तो हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, चाहे वह मानवीय है, चाहे वह तकनीकी है, चाहे वह आपके वित्तीय हैं, उन सभी संसाधनों का सफल प्रयोग किया जा सकता है और अधिकतम प्रयोग किया जा सकता है, ताकि संस्था जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्य कर सके, उन चीज़ों का प्रयोग आसानी से कर सके। एक और आता है मितव्यय को प्रोत्साहन, यानी नियोजन हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम कोई भी चीज़ का कार्य का दोहराव नहीं करना चाहते, हम अपव्यय नहीं करना चाहते हैं, हम कार्य को मितव्ययता से पूरा करना चाहते हैं, यानी कम लागत में अधिक कार्य, कम लागत में अधिक से अधिक प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। फिर आता है प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि। नियोजन के माध्यम से हम ऐसी व्यूह रचना करते हैं जिससे हम अपने प्रतिस्पर्धी से विजय प्राप्त कर सकें, क्योंकि अगर हम नियोजन नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमताओं की गणना नहीं करेंगे, हम अपने उत्पादों के निर्माण में अपना जो है नया परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम अपने प्रतिस्पर्धी से विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नियोजन के द्वारा हम वो सब कर पाते हैं जिससे कि हम अपने प्रतिस्पर्धी को हरा सकें। फिर आता है सहयोग एवं समन्वय की सुविधा। नियोजन के ज़रिए से संस्था के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया जाता है। उसकी स्पष्टता से हम नियति, नियम, कार्यक्रम, कार्यविधियों की सही प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि संस्था के सभी सदस्य जो भी उसमें काम करते हैं उनको उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके और उनके कार्यों में अच्छा समन्वय स्थापित किया जा सके। ये सफल नियोजन के ज़रिए से ही किया जा सकता है। फिर आता है अधिकारों के विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन में सुविधा। जब भी हम संस्था के लिए नीतियाँ, नियम, कार्यविधियाँ, कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं तो हम विकेंद्रीकरण करते हैं और साथ ही हम कोशिश करते हैं कि हम अधीनस्थों को जो कार्य सौंप रहे हैं वह कार्य संस्था के नीति नियमों के अनुसार हो और कार्य में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त की जा सके। फिर आता है निर्णयन का आधार। नियोजन के ज़रिए से जब हम विभिन्न नीतियाँ, नियम, कार्य विधियाँ, बजट आदि को ध्यान में रख के संस्था के लिए निर्णय करते हैं तो संस्था के सभी सदस्यों के साथ हम समान व्यवहार कर पाते हैं। समान रूप से हम निर्णय लेने में ये सहायक होता है, क्योंकि यहाँ पर संस्था के भले की बात सोची जा रही है, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति की बात की जा रही है, तो उसमें वह सब लोग आते हैं जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें संस्था के ऊपर जाने पर या संस्था के लाभ प्राप्त करने में सबका हित निहित है। फिर आता है उतावले निर्णयों पर रोक। नियोजन से हम उतावले निर्णयों, अटकलबाजी, कार्य की प्रकृति को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेते हैं, भावी परिस्थितियों का आकलन करके ही निर्णय लेते हैं, जिससे कि कोई नुकसान ना हो। फिर आता है नियंत्रण में सुगमता। ये भी कहा जाता है कि जब हम नियोजन सही प्रकार से करते हैं तो नियंत्रण करते समय भी हम अधीनस्थों की कार्यक्षमता, उनकी कार्य की सुगमता, उन सब पे भी निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि योजना एक ऐसा तंत्र है जिसके ज़रिए से प्रबंधक ये सब कर पाता है। फिर आता है कर्मचारियों को अभिप्रेरणा। नियोजन के लक्ष्य और उसके आधार पर तय किया गया पारिश्रमिक पुरस्कार हमेशा
मोटिवेटिंग होता है, अभिप्रेरित करने वाला होता है। इससे जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं संस्था के साथ, वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको जो उनके द्वारा जो भी लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा उससे संस्था की ख्याति बढ़ेगी, संस्था का लाभ बढ़ेगा, तो उससे कर्मचारियों को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। फिर आता है नए एवं सृजनशील विचारों को प्रोत्साहन। एक अच्छी नियोजन प्रक्रिया जो है जिम्मेदारी का मार्ग प्रशस्त करती है, संस्था तथा उसके वातावरण के संबंध में अधिक विचार उत्पन्न करेगी तथा स्वतंत्रता एवं आत्म आलोचना के वातावरण को प्रोत्साहित करती है। यानी जब हम संस्था में काम करने वाले सभी लोगों को उनके सृजनशील विचारों के माध्यम से कोशिश करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो उसका हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है और संस्था के सभी लोग जो है संस्था की भावी उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने सृजनशील विचारों को बेखौफ प्रदान कर पाते हैं। फिर आता है प्रबंध प्रक्रिया की सफलता में योगदान। नियोजन जो है प्रबंध की सफलता का आधार माना जाता है, क्योंकि अगर प्रबंधकीय कार्यों को सुनियोजित तरीके से किया जाएगा तभी हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रख के हम कहते हैं कि नियोजन जो है वो सफलता का आधार होता है। इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी इसकी, जितने भी हम नियोजन की बात करते हैं तो उसका क्या लाभ है, क्या महत्व है, या प्रबंध के दृष्टि से या प्रबंधकों की दृष्टि से क्या लाभ होता है संस्था को, और नियोजन कितना फ़ायदेमंद होता है। अब हम देखेंगे नियोजन की सीमाएं या बाधाएं। सब कुछ होने के बावजूद नियोजन इतना लाभकारी होता है, इतना महत्व प्रदान करता है, सब कुछ होने के बावजूद उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि नियोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है। जब हम भविष्य को ध्यान में रख के भविष्य के आधार पर कार्य करते हैं तो उसकी कुछ समस्याएं भी होती हैं, उसमें कई सीमाएं भी होती हैं, कई बाधाएं भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उद्देश्यों की अस्पष्टता। कई बार अस्पष्ट उद्देश्य नियोजन की क्रियान्वयन में बाधक भी होते हैं, जिसके कारण जो है परिणाम स्वरूप जो है हम सही प्रकार से उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते या सही प्रकार से उद्देश्यों का आकलन नहीं कर पाते। गुणात्मक उद्देश्य, सामाजिक दायित्व, ग्राहक सेवा, मानव संसाधन विकास आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया नियोजन प्रायः अधिक प्रभावकारी नहीं होता है। यानी हम जहाँ पर भी ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव चीज़ों को हम आकलन कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे को इसकी गणना करना जो है उद्देश्यों की अस्पष्टता रहती है। दूसरा आता है अयथार्थ पूर्वानुमान। पूर्वानुमान जो होते हैं वो नियोजन क्योंकि पूर्वानुमानों पर आधारित होता है और पूर्वानुमान पूर्णतः सत्य साबित नहीं होते। कई बार वो गलत साबित हो जाते हैं, कई बार परिस्थितियाँ अचानक इतनी परिवर्तित हो जाती हैं कि जो भी हमारा आकलन होता है, नियोजन होता है भविष्य के लिए, वह सब बेकार हो जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कोविड के दौरान, इस बीमारी के दौरान जो भी संस्थाओं ने अपना पहले लास्ट ईयर के बजट में जो भी आकलन किया होगा वह सब निराधार साबित हुआ होगा, क्योंकि इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। फिर आता है गलत मान्यताएं। नियोजन बहुत सारी मान्यताओं पर आधारित होता है। कई बार हम मान के चलते हैं कि अगर ये चीज़ परिवर्तनीय नहीं होगी तो हमारा आकलन ये पार्ट में सही होगा, लेकिन मान्यताएं जो होती हैं वह समय के अनुसार भी बदलती जाती हैं या कई बार गलत साबित हो जाती हैं, कई बार अमान्य हो जाती हैं, तो वह नियोजन में दोष पैदा कर देती हैं, जिसके कारण नियोजन सफल होने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए गलत मान्यताएं भी जो है वह संस्था के लिए नियोजन करने में कठिनाई पैदा करती हैं। फिर आती है पहलपन की भावना की समाप्ति। टेरी के अनुसार नियोजन कर्मचारियों में पहलपन की भावना का गला घोट देता है।
कभी कभी नियोजन संस्था के सदस्यों में पहलवान की भावना को समाप्त कर देता है। इसका रीज़न ये है कि यदि सदस्य नियोजन के ढांचे के भीतर निर्धारित नीतियाँ, व्यूह रचनाएँ, प्रक्रियाएं, विधियों को अगर बांध कर कार्य करते हैं तो कई बार वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, या नियोजन कई बार अभिप्रेरणा प्रॉपर नहीं दे पाता, तो भी ये भावना जो है लोगों में समाप्त हो जाती है। फिर आता है व्यापारिक सोच का अभाव, लैक ऑफ प्रैग्मेटिज्म हम कहते हैं। कुछ प्रबंधकों की सोच बहुत ही पुरानी और कठोर होती है, या व्यवहारिकता का उसमें अभाव होता है। तो जब ऐसी सोच वाले लोग जो है नियोजन करते हैं तो वह सफल तरीके से नियोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और भविष्य के तरफ देखते हुए कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण नियोजन की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नियोजन की जो है परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बन पाता है और वह एक तरीके से थोपा हुआ हो जाता है, जिसके कारण सब लोग कार्य करने को तैयार नहीं होते हैं। फिर आता है परिवर्तनों का विरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज। ये मानव प्रकृति है कि वह परिवर्तन को जल्दी आसानी से स्वीकार नहीं करता। अगर उसको अपनी कई सारी चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ता है तो वह उस परिवर्तन को सही तरीके से, उचित तरीके से नहीं लेता, वो उसका विरोध करता है। जब जब व्यक्ति परिवर्तित परिस्थितियों, व्यवस्थाओं आदि का विरोध करता है तो ये माना जाता है कि वह परिवर्तन का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि वह ये नहीं चाहता कि ये परिवर्तन जो है उसको करना पड़े। फिर आता है विद्यमान उद्देश्यों या योजनाओं की लोचहीनता। फिर एक और जो कमी या बाधा हम कहते हैं कि कभी कभी हम जो योजना या उद्देश्य निर्धारित करते हैं उसमें लोचशीलता का ध्यान में नहीं रख पाते, जबकि नियोजन हमेशा लोचशील होना चाहिए क्योंकि वह भविष्य के लिए किया जा रहा है और भविष्य जो है वह अनिश्चित होता है। लेकिन अगर उसमें लोचहीनता रहती है तो नियोजन सही प्रकार से नहीं किया गया है। नियोजन क्षमताओं या योग्यताओं का अभाव हम कह रहे हैं। कई बार कई प्रबंधकों में ये वैचारिक, तकनीकी, मानवीय आदि योग्यताओं का अभाव होता है, क्योंकि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है और बहुत विचार विमर्श, सोच समझ और पूर्वानुमान को सही तरीके से किए जाने के बाद ही नियोजन किया जा सकता है। तो अगर नियोजन की क्षमता या योग्यता का अभाव रहता है प्रबंधक में तो भी नियोजन सफल प्रकार से नहीं हो सकता। फिर एक और बात आती है प्रबंधकों का पक्षपातपूर्ण व पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार। कई बार क्या होता है, प्रबंधक जो हैं वह हमेशा, क्योंकि मानव प्रकृति है, कई बार जो उनके लोग करीब के लोग होते हैं उनकी पसंद नापसंद, वरीयता, व्यक्तिगत रुचि ज़्यादा मायने हो जाती है कंपैरेटिव टू सबका हित देखना। तो इससे भी संस्था के नियोजन जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है क्रियात्मक योजनाओं के साथ समन्वय में कमी। कई बार जो हम योजनाएं बनाते हैं, क्रियात्मक योजनाएं बनाते हैं, उसमें हम सही जो है उत्पादन में, वित्त में, मानव संसाधन में आदि सब में एक प्रॉपर तालमेल, प्रॉपर समन्वय नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भी हमें नियोजन को प्राप्त करने में या उद्देश्यों को प्राप्त करने में असुविधा होती है। फिर आता है प्रबंधकों का आपसी संघर्ष। ये बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि हर लेवल पर, हर विभाग में, उप विभाग में अलग अलग प्रबंधक होते हैं और उनका कार्य होता है संस्था के उच्च प्रबंधकों द्वारा निश्चित की गए उद्देश्यों को प्राप्त करना, लेकिन उनकी खुद की अपने अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपने अलग अलग कार्य करने का तरीका होता है, जिसके कारण कई बार बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं लोगों में आपस में और उससे नियोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती है, नियोजन करने में कठिनाई होती है। फिर आती है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं, जिसे हम कहते हैं मानसिक बाधाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं
क्योंकि प्रबंधक सोचते हैं भविष्य की तुलना में वर्तमान पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि संस्था ये सोचती है भविष्य हमेशा भविष्य उन्मुखी कार्य होना चाहिए, क्योंकि भविष्य हम उद्देश्यों की प्राप्ति आज नहीं करेंगे, भविष्य में करेंगे, तो हमें भविष्य को भी उतना ही ध्यान में रखना चाहिए। कुछ प्रबंधक ये सोचते हैं कि भविष्य में जो कुछ होता है वह होकर रहता है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो होती हैं वे संस्था को बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करती हैं, नियोजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। फिर आती है एक और बात जो है खर्चीली। कई बार नियोजन करना बहुत खर्चीला हो जाता है। कई बार यह एक कहते हैं नियोजन एक विलासिता सिद्ध होता है, लेकिन ऐसा सामान्यता नहीं कहा जाता, क्योंकि नियोजन के बिना हम संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये भी देखना है नियोजन मितव्ययी होना चाहिए, खर्चीला नहीं होना चाहिए। फिर आता है पर्याप्त संसाधन। कई बार योजना सही होती है किंतु संसाधन नहीं होते, हमारे पास उतने संसाधन नहीं होते, चाहे वो भौतिक हैं, वित्तीय हैं, मानवीय हैं, कोई भी संसाधन है वो हमारे पास पर्याप्त होते हैं, तो भी हम उसको आसानी से प्राप्त नहीं करते। कई बार विनिवेश ढांचा जो कि वित्तीय पार्ट जिसे हम कहते हैं, वह संस्था के कोषों का अधिकांश भाग जो है वह स्थायी संपत्तियों पर निवेश किया जाता है, लेकिन संस्था एक लंबे समय तक अपना नियोजन स्थायी संपत्तियों को ध्यान में रख के ही करती रहती है, जबकि करंट जो है या जो अस्थायी खर्चे हैं वह भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है कार्यों में विलम्ब। कई बार हम जो समय नियोजन में समय लगाते हैं या समय में भावी नियोजन कार्यों के लिए जो समय निश्चित करते हैं, वह समय कई बार जो है हमारे को कार्यों में विलम्ब भी लाता है। कई बार हम डिलेड हो जाते हैं, कई बार हम उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं, तो हम उस अवसर को खो देते हैं, जो अगर हमने सही समय पर कार्य को कर लिया होता तो वह अवसर तुरंत प्राप्त हो जाता। तो हम कार्यों को जब विलम्ब करते जाते हैं तो भी उसका असर संस्था के नियोजन पर पड़ता है। फिर आता है क्रियान्वयन में कठिनाई। कई बार नियोजन सही होता है लेकिन उसका क्रियान्वयन सही नहीं हो पाता। कई बार जो लोग क्रियान्वयन की कार्य करते हैं वह लोग उतने दक्ष नहीं होते हैं, या वह उसी प्रकार से उद्देश्यों या योजनाओं के अस्पष्ट होने के कारण उस पर ज़्यादा अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं, या अनुचित नीतियाँ और कार्यविधियों का भी एक रीज़न होता है जिसके कारण हम क्रियान्वयन में कठिनाई पैदा हो जाती है। फिर आते हैं तीव्र एवं अचानक परिवर्तन। कई बार कुछ परिवर्तन इतने तीव्र गति से होते हैं, अचानक होते हैं, जिसके लिए हम नियोजन सफल प्रकार से कर ही नहीं पाते। जैसे कि आज की परिस्थिति आप बाज़ार में देख रहे हैं कि हम अगर नियोजन करना चाहें तो भी हम सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो कोविड नाम की बीमारी है ये कब तक जाएगी, इसका असर कब तक समाप्त होगा और हम सही प्रकार से बिजनेस एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। तो कई बार ये जो तीव्र और अचानक परिवर्तन आते हैं ये भी हमारे नियोजन को विफल कर देते हैं। फिर आता है आपातकालीन दशाएं। इमरजेंसी परिस्थितियों में हमें तत्काल निर्णय लेना पड़ता है, जिसके अंदर नियोजन जो है वह महत्वहीन रह जाता है। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं कि जो कोरोना काल है इसमें हमें निर्णय जो है वह तुरंत लेना पड़ रहा है, जिसमें हमने जो भविष्य में के लिए जो पहले योजनाएं बनाई थी उनको दरकिनार करके हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि यह आपातकालीन दशाएं हैं। इन दशाओं में हम जो है सही प्रकार से तभी काम कर सकते हैं जब हम इस मौजूदा परिस्थिति का सही आकलन करें और उसके अनुसार अपने कार्य में परिवर्तन करें। फिर आता है बाहरी वातावरण की शक्तियाँ। बाहरी वातावरण जैसे कि राजकीय नियम, नीतियाँ, कानून, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, फैशन, मांग, तकनीकें, श्रम आंदोलन, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर की परिस्थितियों, बाहर के उस वातावरण से गवर्न होती है, जिसके ऊपर संस्था का कोई भी जो है वह प्रभाव नहीं पड़ता, या संस्था उसको
किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकती, नियंत्रित नहीं कर सकती, तो ऐसी जो शक्तियाँ हैं वह भी हमारे नियोजन को पूर्ण सफल होने नहीं देती हैं। फिर आता है सुरक्षा की मिथ्य धारणा। कभी कभी नियोजन जो है प्रबंधक यह सोच के करता है कि वह पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन यह धारणा बहुत मिथ्य है, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी कभी भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं होती है, पूर्णतः हमारी योजनाओं के ऊपर आधारित नहीं होती, क्योंकि हमने जो योजनाएं बनाई हैं वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदल सकती हैं। तो इसलिए जो है सुरक्षा की जो ये मिथ्य धारणा है, यह भी कई बार हमें, जब हम नियोजन करते हैं प्रबंधक, तो ये मिथ्य धारणा को आधार बना के करते हैं, जिसके कारण कई चीज़ें असफल हो जाती हैं। तो ये था कि किसी भी नियोजन में के क्या महत्व है, क्या लाभ है। दूसरी बात जो उसके अंदर आती है वह है कि किसी भी नियोजन में हम क्या जो है कर सकते हैं, उसमें क्या बाधाएं आती हैं। बस आज का वीडियो इतना ही, कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू।